हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 अप्रैल का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे केवल और केवल माइंड मैप के थ्रू देखेंगे। ऐसा नहीं है कि डेली का करंट अफेयर है, 10 क्वेश्चन है, 100-150 पेज हम आपको दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 पेज रहेगा, माइंड मैप के थ्रू रहेगा और कंटेंट कहीं ना कहीं बाकी से बहुत ज्यादा रहेगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया। सबसे पहले ये समझते हैं कि खाद्यान्न जागरूकता क्या है। ठीक है। खाद्यान्न जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जो है जागरूक किया जाए। जागरूकता दिवस है यानी लोगों को जागरूक जागरूक करना है। किस मामले में जागरूक करना है? खाद्यान्न के मामले में, खनन के मामले में। जैसे कभी कभी आप ये चीज देखते होंगे कि कहीं खदान पे खनन होता है, वहां पे बहुत सारे बम वगैरह लगाए रहते हैं ताकि जो है पहाड़ को तोड़ा जा सके, वहां से कुछ खनिज निकाला जा सके। लेकिन कुछ फट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं और कुछ कुछ दिनों बाद फटते हैं। जैसे अभी लगा दिया गया है, 10 लगा दिया गया, 8 अभी फट गए, 2 वैसी में रह गए और वो 2-3 मंथ बाद फटे, 10 दिन बाद फटे, ताकि वहां पे लोग जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। अब आप एक और न्यूज में सुनते होंगे कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी डायनामाइट्स वगैरह, जो भी बम वगैरह धरती के नीचे लगाए गए थे, वो आजकल भी कभी कभी फटने का न्यूज आ जाता है। तो इसको लेकर भी लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, यही इसी को लेकर इसका एक दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 8 दिसंबर 2005 को इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार 4 अप्रैल 2006 में इसको मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब समझ गए होंगे एक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, खदान के प्रति जागरूकता को अवेयर करने के लिए। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इससे इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका थीम क्या हो सकता है। तो अगर आप इसका थीम देखेंगे तो इसका थीम हो सकता है सुरक्षित भविष्य, यहीं से शुरू होता है। इसका थीम क्या है 2025 के लिए? सुरक्षित भविष्य, यहीं से शुरू होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में बारूदी सुरंगों, युद्ध से, विस्फोटक अवशेषों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो हमने बताया अभी आप लोगों को। ठीक है। 8 दिसंबर 2025 को घोषणा किया गया था और पहली बार 4 अप्रैल 2006 को पहली बार मनाया गया था। आप देख सकते हैं ये जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक पोस्टर रिलीज किया गया है, यह इंटरनेशनल डे ऑफ माइंस अवेयरनेस 4 अप्रैल 2022 का पिक है, लेकिन हमने 2025 में इसलिए लिया कि ये पिक्चर हमको दिखाना था आप लोगों को कि जैसे देखिए ये होता है, धरती के नीचे बम लगा रहे थे, जैसे ही यहाँ पे किसी का पैर जाता है और ये फट जाता है। ठीक है। और वहां पे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे यहाँ पे बम लगाए जा रहे थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध का सीन है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व में इस तरीका से यहाँ पे बम वगैरह लगाया जाता था धरती के नीचे, और ये ताकि इधर से जो दुश्मन के सैनिक है वह आए, इस पे पैर रखे, वो फट जाए, मर जाए। लेकिन बहुत सारे जो है उधर से दुश्मन गए नहीं, वो ऐसा ही रह गया। अब नॉर्मल आदमी जाता है तो फट जाता है। इस टाइप का जो सिचुएशन आज भी देखने को मिलता है हम लोगों को। अब हम लोग कुछ दिवस देखते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्पेशली घोषित किया गया कि देखो भाई हमें घोषित करते हैं, सबको मनाना है। तो इसमें आता है 27 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ये सब दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं अप्रैल के सभी दिवस देख लेते हैं। जैसे 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व होम्योफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, अप्रैल के दिवस से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जो है वह भूकंप से संबंधित है। हाल ही में
क्यूशू क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया है। तो अभी आप एक न्यूज देखे होंगे 4 से 5 दिन पहले कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आपको देखने को मिला होगा, म्यांमार और थाईलैंड में। तो म्यांमार और थाईलैंड के बाद जस्ट बाद यहाँ पे जापान में भी भूकंप देखने को मिला है। कहाँ? जापान में। और जापान में एक द्वीप है जिसका नाम है, कौन सा द्वीप? क्यूशू द्वीप। जापान में यहाँ एक द्वीप है क्यूशू द्वीप। जापान में बहुत सारे द्वीप है, ठीक है, जिसका क्रम अभी हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो जापान का एक द्वीप है क्यूशू द्वीप, और यहाँ पे बहुत शक्तिशाली भूकंप है जिसकी तीव्रता 6.0 के आसपास बताया जा रहा है। 6 की तीव्रता से यहाँ पे भूकंप आया है। तो ये कहाँ स्थित है? क्यूशू क्षेत्र, जापान में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान में जो ये भूकंप आया है, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हम आपको बताते हैं, इस भूकंप के बाद जापान कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जापान ने एक अनुमान लगाया है, एक रिसर्च किया है, जिससे पता चला है कि 2030 तक 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप जापान में आने वाला है, किसी ना किसी क्षेत्र में। ठीक है, और वहां से 3 लाख लोगों की मृत्यु होगी, 3 लाख लोगों की मृत्यु का, और ये 2030 से पहले आएगा। जापान के रिसर्च, इस भूकंप के जस्ट बाद रिसर्च किया गया तो वहां पे पता चला है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, याद रखिएगा। 2030 से पहले 8 से अधिक तीव्रता से भूकंप आएगा जापान में, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होगी। ये जापान के रिसर्चर बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जापान के बारे में, कैसा क्या भूकंप है। भूकंप 6.0 की तीव्रता से था, क्यूशू क्षेत्र में भूकंप आया था। इसकी गहराई 30 किलोमीटर नीचे था। ठीक है, जो क्यूशू है क्षेत्र, जो है जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्यूशू क्षेत्र में ही एक ज्वालामुखी एक्टिव है, ठीक है, जिसका नाम है माउंट एसो। क्या नाम है? माउंट एसो ज्वालामुखी। क्यूशू क्षेत्र जापान में स्थित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर में एक ऐसा जगह है, हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए, ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, और ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे एशिया आपको देखने को बोलेगा। यहाँ पे मेरा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है चाइना, और यहाँ पे है म्यांमार, थाईलैंड, ये सब कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भूकंप और सुनामी की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस घटनाएं के अंतर्गत जो भी देश आते हैं इस एरिया के अंतर्गत, उसमें बहुत अधिक मात्रा में भूकंप और सुनामी के और ज्वालामुखी जैसी समस्या देखने को मिलते रहता है। तो इसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है। इसी के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे थाईलैंड भी आ जाता है। ठीक है, थाईलैंड भी आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दूरी पे इंडोनेशिया आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जापान कंप्लीटली इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जापान देखिए, यहाँ पे जापान वाला क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे अमेरिका का कुछ पार्ट आता है, और यहाँ पे चिली जो देश है इसके अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे बहुत अधिक, यहाँ पे भूकंप का मामला देखने को मिलता है। भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी का मामला भी देखता है। ठीक है, बहुत अधिक कभी टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे जो है वो जलवायु परिवर्तन बहुत अलग अलग तरीके से होते रहता है। ठीक है, तो जिसको लेकर इस देश में जो भी, इस क्षेत्र में जो भी लोग, देश के लोग रहते हैं, उन देश हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। बिल्कुल, प्रशांत महासागर में स्थित है। एक और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रिंग ऑफ फायर का आकार कैसा है, तो आकार इसका पूछेगा तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल घोड़े के नाल जैसा दिखाई दे रहा है। घोड़े के नाल जैसा इसका आकार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर घोड़े का नाल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डिटेल अपने डिस्कशन पे। भूकंप जो है, ये जो भूकंप है म्यांमार और थाईलैंड के भूकंप के जस्ट बाद आया है। रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेटों का मिलन क्षेत्र है, जहां भूकंपीय गतिविधियां तीव्र होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जापान के बारे में देखें तो जापान की राजधानी, यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं जब तक, ताकि आपको और अच्छे से चीजें दिखाई दे। देखिएगा तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री सुगेरू इशिबा है। यहाँ के भी जो राजा हैं नारुहितो यहाँ के राजा हैं। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है।
लिटिल बॉय ये जो परमाणु बम था जिसको 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो है वो हिरोशिमा पे गिराया था, और फैटमैन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। तो यूएसए में दो बम गिराया गया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका नाम क्या है, लिटिल बॉय, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम क्या है, फैटमैन है, 9 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है। जापान के मुख्य द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जापान में जो मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर होकाइडो देखने को मिलेगा, होन्शु उसके बाद देखने को मिलेगा, उसके बाद शिकोको द्वीप, फिर यहाँ पे किशी द्वीप। ये जो 4 से 5 द्वीप है ये जो है थोड़ा सा फेमस है, एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, एक पूछेगा कि जापान के सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो सबसे उत्तरी द्वीप पूछेगा तो होकाइडो हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो वह होन्शु द्वीप हो जाएगा। देख सकते हैं होन्शु द्वीप यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था। ये तो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, होन्शु द्वीप, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा जापान का द्वीप होन्शु द्वीप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, होकाइडो है। तीसरा सबसे बड़ा क्यूशी है, ठीक है, तीसरा। और चौथा है सुकोकू, और पांचवे पे आता है ओकिनावा। और सबसे छोटा द्वीप कौन कौन सा है, ओकिनावा द्वीप ही सबसे छोटा द्वीप है जापान का। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अगर आपसे पूछे सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, प्रमुख में पूछे, तो क्यूशी क्षेत्र हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये जापान का मैप देख सकते हैं, जापान रसिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे साउथ कोरिया के साथ, और यहाँ चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो जो है चाइना के साथ भी जापान का कुछ कुछ मेटर है, रसिया के साथ भी थोड़ा बहुत मेटर है, ठीक है। कुछ डिस्प्यूट है कुछ द्वीप को लेकर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया। अब भारत और जापान के बीच किस युद्ध अभ्यास होते हैं, उस युद्ध अभ्यास में धर्म गार्जियन है जो कि थल सेना के द्वारा किया जाता है। मालाबार युद्ध अभ्यास नौसेना के द्वारा किया जाता है। और मालाबार युद्ध अभ्यास में जो क्वाड मेंबर भी शामिल होते हैं, क्वाड मेंबर में कौन कौन से, यूएसए है, ठीक है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये टोटल 4 मेंबर क्वाड के मेंबर है, तो 4 मेंबर इसमें भाग लेते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास में। वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री, ये जो वायुसेना का युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ, वह किस राज्य से संबंधित है। चपाता मिर्च जो है वह तेलंगाना का काफी फेमस एक मिर्च है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अचार में यूज किया जाता है। क्या क्या चीज में इसका यूज हम लोग करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं अचार में, हम लोग नहीं करते हैं, तेलंगाना का लोग यूज करते हैं अचार बनाने में, ठीक है, खाने में, बहुत सारे चीज में इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा सा हल्का तीखा होता है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो ये जो चपाता मिर्च है इसको टोमेटो मिर्च के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, टोमेटो चिल्ली, टोमेटो चिल्ली के नाम से भी इसको जानते हैं। तो चपाता मिर्च जो है वो तेलंगाना से संबंधित है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है अप्रैल 2025 में, ठीक है, अप्रैल 2025 में इसको जीआई टैग दिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था, और यह भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में विधान परिषद है, यानी जो वहाँ का विधानमंडल है द्विसदनीय है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिल जाएगा। विधान परिषद भारत के केवल और केवल 6 राज्य में है, यूपी बिहार दोनों भाई भाई, याद रखिएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों भाई भाई, याद रखिएगा, दोनों एक साथ है, बॉर्डर शेयर करता है यूपी बिहार। और उसके बाद आता है कर्नाटक प्लस महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। टोटल ये 6 राज्य में विधान परिषद आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोमेटो। यहाँ पे देख सकते हैं चपाता मिर्च को हाल ही में जीआई टैग मिला, तो इसे हम लोग टोमेटो चिली के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, टोमेटो चिली के नाम से भी जानते हैं। और ये तेलंगाना के जो वारंगल क्षेत्र में है वहां पे इसकी खेती की जाती है। थोड़ा सा ये चमकीला लाल रंग का होता है और अचार बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका 2 किस्में काफी फेमस किस्में हैं, 2 किस्में, लेकिन इसके 3 किस्में, 2 काफी फेमस है। हमने तीनों किस्म के नाम यहाँ पे डाले हैं। सीगल पट्टी इसका एक किस्म होता है, डबल पट्टी और सिंगल पट्टी, डबल पट्टी और ओडालू, ये 3 किस्म में ये पाए जाते हैं। ये जो है मिर्च है, ठीक है। इसकी कटाई का समय फरवरी से लेकर मार्च तक इसका कटाई होता है, यानी अभी इसका कटाई हो चुका है। इसका उपयोग अचार में, प्राकृतिक खाद्य रंग में, यानी प्राकृतिक खाद्य रंग बोले तो जो खाना वगैरह को रेड रेड करने में इसका यूज किया जाता है। मसाला आर्क में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। सॉरी हम बार बार जूम करना भूल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो
एक ही पेज में हर चीज़ हमने ऐड किया तो टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। इसको जो हम लोग विदेश में भी निर्यात करते हैं, तो निर्यात देश कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से देश अपने देश के अंदर अपने देश में इसे खरीदते हैं, तो अमेरिका में, चीन में, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूरोप। यूरोप को जो कंट्री है आपको पता है मसाला काफी उन लोगों को फेमस है, तो साउथ इंडिया से ही मसाले को लेकर ही तो पूरा ये चर्चा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत गुलाम, हर चीज शुरुआत तो वहीं से हुआ। तो ये लोग यूरोप के सभी कंट्री जैसे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस वगैरह में भी ये लोग सेल करते हैं, बाकी अमेरिका और चाइना में भी इस मिर्च का काफी मांग है। ठीक है, अब हम लोग देखें यहाँ पे तो जीआई टैग के बारे में देखें, तो जीआई टैग जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, और ये 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये रजिस्ट्री जो ऑफिस है इसका चेन्नई तमिलनाडु में इसका रजिस्ट्री ऑफिस है। सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहले ये जीआई टैग दिया गया था। और सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसके पास 75 जीआई टैग है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 2025 में, हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले अप्रैल 2025 में किस किस उत्पाद को और जीआई टैग दिया गया है? जैसे कुंभकोणम पान के पत्ते, ये कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। तेवलाई फूल माला, ये कहाँ से संबंधित है? ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये जमलापुर गुजरात से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये टोटल 3 और एक जो है वह यह मिर्च, तो टोटल 4 जो है उत्पाद को अप्रैल 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ राज्य और उसका जीआई टैग भी ऐड किया है, जैसे वर्जिन नारियल तेल, यह अंडमान और निकोबार से संबंधित है। घरचोला, यह एक पारंपरिक हस्तशिल्प है। तो ये जो घरचोला है इसको गुजरात से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया। पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया जो कि लद्दाख से संबंधित है। अजरक प्रिंट, यह एक जीआई टैग दिया गया जो गुजरात से संबंधित है। सांझी क्राफ्ट एक मथुरा से संबंधित है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा इसको भी जीआई टैग दिया गया, त्रिपुरा से संबंधित है। बांसुरी को पीलीभीत जो है संबंधित है, तो पीलीभीत से संबंधित है क्षेत्र से, पीलीभीत क्षेत्र से, तो वहां पे इसको दिया गया। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है। तिरंगा बर्फी यह वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, और माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग है असम से संबंधित है। ये सभी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन का, तो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी को 2029 तक समाप्त करने के उद्देश्य से P4 पहल किस राज्य में शुरू की गई है? यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश एक राज्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के जो राज्य है, ठीक है, उसने एक क्या किया है कि एक शपथ लिया है। क्या लिया है? शपथ लिया है कि हमने 2 लक्ष्य निर्धारित किया कि 2029 तक हम अपने देश से पूरी तरीके से गरीबी को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? गरीबी को हम लोग समाप्त कर देंगे, गरीबी को बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसके लिए नए नए योजना लाएंगे, नए नए परियोजनाओं को शुरू करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, युवाओं को डेवलप स्किल में वृद्धि करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण में वृद्धि करेंगे, महिला उद्यमियों को वृद्धि करेंगे, और हम अपने देश राज्य से जो है गरीबी को 2029 तक बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये आंध्र प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य का जो क्या नाम है? जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव 2025 होगा। तो जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव 2025 रखा गया, और इसका जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 2029 तक राज्य से गरीबी को समाप्त करना। इसमें जो P4 है, जीरो पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म करना, और P4 इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ? यानी इसमें पब्लिक, प्राइवेट, पीपुल और पार्टनरशिप, पब्लिक का भी हेल्प लिया जाएगा, यानी पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी योजना लाएगी, बहुत सारे गवर्नमेंट इसमें साथ मिलेगी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्था भी इसमें साथ मिलेंगे, लोग भी साथ मिलेंगे, और ये सब पार्टनरशिप करके अपने राज्य से गरीबी को खत्म करेंगे। यानी पब्लिक, प्राइवेट, पीपुल, पार्टनरशिप, ये P4 इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया जाएगा, और इसमें इसके थ्रू राज्य से गरीबी को खत्म किया जाएगा। प्रारंभिक लाभ में 20 लाख लोगों के यहाँ पे प्रारंभिक लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या सेवाएं दिया जाएगा? फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा, एजुकेशन में सपोर्ट किया जाएगा, ह्यूमन एम्पावरमेंट स्कीम लाया जाएगा ताकि ह्यूमन भी ह्यूमन भी उद्यमी बन सके, नए नए स्टार्टअप शुरू कर सके, और अपने राज्य से जो गरीबी है उसको खत्म कर सके, और सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और इसके लिए एजुकेशन में, युवाओं को एजुकेशन में सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है प्रावधान यहाँ पे किए जाएंगे।
अब हम लोग आंध्र प्रदेश का देख रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग हर चीज देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको आंध्र प्रदेश के बारे में एक एक पॉइंट ऐड, देखिए हमने कितना अच्छा तरीका से आपको कलरफुल तरीके से एक एक पॉइंट ऐड किया। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इसका राजधानी अमरावती है। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू है। और यहाँ पे विधान परिषद के 58 सीट है। विधानसभा के 176 सीट है। राज्यसभा के 11 सीट है। 25 जो है लोकसभा के सीट है। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है। ठीक है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है। अगर हम लोग बात करें प्रमुख लोक नृत्य की, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। कोलाटम आंध्र प्रदेश की नृत्य है। बिल नाट्यम ये भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर हम लोग बात करें झील की, तो एक पुलिकट झील है जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, तो याद रखिएगा। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम लोग बात करें टाइगर रिजर्व की, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहीं पे स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पापीकोंडा टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। अब हमने कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किया, जैसे आप देख सकते हैं यह आंध्र प्रदेश का मैप है। ये आंध्र प्रदेश का यहाँ पे एक है, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। ये आंध्र प्रदेश का मैप है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ से हल्का सा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में जो है अपना समुद्री सीमा साझा करता है। बंगाल की खाड़ी में अपना समुद्री सीमा साझा करता है। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह यहीं पे स्थित है। काकीनाडा बंदरगाह भी स्थित है। और कृष्णापट्टनम बंदरगाह भी यहीं आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। साथ में लेपाक्षी मंदिर भी यहीं पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा है, हैदराबाद के पास है। तो ये वर्तमान में तेलंगाना में आ जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना में आ जाएगा। वहीं अमरावती के जो भगवान बुद्ध की 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। प्रमुख बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है, दुनिया का सबसे बड़े जब मिशनरी डैम में से एक इसको माना जाता है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। श्री सैलम बांध भी कृष्णा नदी पे स्थित है। और पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलावरम बांध बहुत आता है एसएससी वगैरह में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सप्तगिरी पहाड़ी या तिरुपति बालाजी मंदिर इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। नाला मल्ला पहाड़ी, श्री सैलम मंदिर और टाइगर रिजर्व का हिस्सा नाला मल्ला पहाड़ी है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी फैक्ट हमने डिस्कस किया आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे रहा है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया, जिसमें भारत का जो स्थान रहा है वह 36 स्थान पे रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क तत्परता में भारत 36वें नंबर पे रहा है। अगर अगर हम लोग बात करें नेटवर्क, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क तत्परता सूचकांक तो में भारत 36वें स्थान पे रहा है। और काफी अच्छा सुधार यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि 2022 में भारत 48वें स्थान पे था और यहाँ से 2025 में ये आ चुका है अपने 36वें स्थान पे। तो काफी अच्छा सुधार इसको माना जाएगा भारत के लिए। ठीक है। और ये जो है इसमें भारत जो है किस किस मामले में डेवलपमेंट किया है, किस किस मामले में जो है नेटवर्क जो है उसको तत्परता जो है उसको अच्छे लेवल पे यहाँ पे भारत ने किया है। तो आईसीटी की तैनाती की है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट में भारत ने काम किया है। अनुसंधान और विकास रिसर्च और डेवलपमेंट पे भारत ने काम किया है। ठीक है। औद्योगिक क्षमता में जो है वित्त तक पहुंच, एक्सेस ऑफ फाइनेंस में काम किया है। तत्परता के मामले में भारत का स्थान 99वां है। ठीक है। एआई में निवेश, एआई में इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का स्थान अभी 10वें स्थान पे है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो और कुछ जो है हाल ही में जारी किया गया सूचकांक देख लेते हैं। जैसे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है और 49वें स्थान पे भारत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया और डोमिनिका देश इसमें नंबर 1 पे है, 6ठे स्थान पे भारत है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025
जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पे ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया गया इसको, और प्रथम स्थान पे अमेरिका है, चौथे स्थान पे भारत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर जो है वह प्रथम स्थान पे और भारत 88वें स्थान पे 88 स्थान पे है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो है इससे रिलेटेड पॉइंट्स था, तो हमने टेबल फॉर्म में यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? रसिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक काफी पावरफुल इसका माना जाता है, इसका जो स्पीड है 11,000 किलोमीटर प्रति आवर है। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना फास्ट है, 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर, इतना फास्ट है कि ये भी इसको किसी भी जो है एयर डिटेक्शन या रडार में या एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इतना फास्ट इसका स्पीड है। ठीक है, और इसका मारक क्षमता अभी कम है, 1,000 किलोमीटर है, लेकिन धीरे धीरे रसिया इसको बढ़ाएगा, ज्यादा भी होगा, पब्लिकली कम बोला होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 किलोमीटर की मारक क्षमता ऑफिशियली रसिया के द्वारा बताया गया, 11,000 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जिरकोन मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल इसको बोला जाता है, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल इसको बताया जाता है रूस के द्वारा। ठीक है, इसका गति 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मैक 9 इसका गति, यानी हम लोग आवाज जो हम लोग बोलते हैं इस आवाज के स्पीड से 9 गुना ज्यादा फास्ट मिसाइल है। मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर है, और इसकी तेज गति की किसी भी मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली से भेद नहीं सकती है, और ये दुनिया का सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक इसको माना जाता है। रूस का अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो रूस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रूस का मैप हमने आगे ऐड भी किया है, आपको उसमें हम दिखा देंगे। रूस का जैसे राजधानी की बात करें मॉस्को है, मुद्रा रूसी रूबल है। यह यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, इसलिए इसको यूरेशिया महाद्वीप बोला जाता है कि यूरेशिया महादेश में स्थित है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। विश्व का सबसे बड़ा देश इसको माना जाता है रसिया को। भारत विश्व में अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस को माना जाता है, और रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, बिहार दरोगा वगैरह में। रूस और अलास्का को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन से? तो बेरिंग जलडमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है। जैसे हमने अभी आगे मैप पे देखेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को निकालने हेतु भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा के थ्रू यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया गया था, जिसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस सिचुएशन में। विश्व के सबसे गहरी झील रूस में स्थित है, जिसे बैकाल झील के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। अब हम रूस का मैप यहाँ पे देखते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे, ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो है एशिया यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे एशिया आ जाता है, और इधर वाला क्षेत्र सब यूरोप के अंतर्गत आ जाता है, यूरोप के अंतर्गत आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जो रसिया इधर एशिया में भी फैला है, और इधर ये यूरोप में भी फैला है, यूरोप में भी फैला है। तो यहाँ पे इसलिए इसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है कि यूरेशिया महादेश में स्थित है। लेकिन इसका जो कैपिटल है मॉस्को, ये यहाँ पे यूरोप वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कहीं कहीं स्पेशली यूरोप ही लिखा जाता है, क्योंकि किसी भी देश का जो कैपिटल जिस महादेश में होगा उसी महादेश में माना जाता है कि वो देश होगा। तो इसका जो रसिया का कैपिटल है मॉस्को, ये यूरोप में आ जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि कभी कभी कि यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये रसिया काफी बड़ा इसका क्षेत्रफल है। और रसिया जो क्या किया था, यहाँ पे एक आपको ये देखने को मिलेगा, अमेरिका वाला क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अमेरिका का क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। तो रसिया का एक क्षेत्र है जो कि अलास्का इसको बोला जाता है। अलास्का एक रसिया का क्षेत्र था अमेरिका के पास, उसको रसिया ने अमेरिका को बेच दिया। तो यहाँ पे जो जल संधि स्थित है, जल डमरू मध्य, उसे हम लोग बेरिंग जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। तो बेरिंग जल डमरू मध्य अगर पूछे किस दो देश के बीच स्थित है, तो अमेरिका रसिया, या आप ये भी बता सकते हैं रसिया और अलास्का के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? मुफ्त बस सेवा बस की शुरुआत जो है वह किस राज्य के द्वारा किया गया? यह किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में ही हाल फिलहाल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कितना डेवलप कर रहा है जम्मू कश्मीर, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। इसका शुभारंभ श्रीनगर में किया गया है, और इसके घोषणाकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो कि अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। इसके लाभार्थी केवल और केवल जम्मू कश्मीर के सभी महिलाएं होंगी। इसमें स्मार्ट सिटी ई बसें होंगे,
ठीक है। JKRTC के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम के द्वारा बसों का निःशुल्क यात्रा यहाँ पे शुरू किया गया है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ स्थित है? दो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो कि श्रीनगर में है, और शीतकालीन राजधानी जम्मू में स्थित है। इसका स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था एज ए यूटी। अब ठीक है, तो ये याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2029 माफ कीजिएगा 2019 को इसका स्थापना हुआ था। यहाँ के अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर में दर्रा की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खादुंगला दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो दुमहल नृत्य, रौफ नृत्य, कुद नृत्य और हिकत नृत्य जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कुछ राष्ट्रीय उद्यान की, तो आप देख सकते हैं ये है जम्मू कश्मीर वाला एरिया। और जम्मू कश्मीर का जो कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें राजकीय प्रतीक की बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो है राष्ट्र राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला क्रेन, वृक्ष है चिनार और फूल है कमल का फूल है जो कि राष्ट्रीय फूल है भारत का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? एनपीसीआई के द्वारा अपना एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो जितना भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करता है। यह क्या करता है? उसको यह कंट्रोल करता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। उसी को हर चीज अगर मान लेते हैं किसी देश में भी, दूसरे देश में भी अगर जैसे हाल ही में यूएई, फ्रांस, नामीबिया, बहुत सारे देश में यूपीआई को शुरू किया गया है, तो इस देश में भी अगर यूपीआई का संचालन करना होगा तो ये भारतीय संस्था एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो हाल ही में इसका एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इनका नाम है सोहिनी राजोला। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सोहिनी राजोला इनका नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सोहिनी रोजोला। सोहिनी रोजोला को एनपीसीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये पहले क्या थी? ये वेस्टर्न यूनियन ऑफ एशिया प्रशांत कक्षीय के प्रमुख भी रह चुकी है। एक्सिस बैंक में डिजिटल बैंकिंग प्रमुख, कार्ड प्रमुख के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो काफी एक्सपीरियंस है इनको बैंकिंग के मामले में, इसलिए इनको एनपीसीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हाल फिलहाल में हम नियुक्ति की बात करें तो हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुआ है जो कि हम लोग देखेंगे अप्रैल से लेकर जनवरी तक की नियुक्ति को देखेंगे। जैसे यहाँ पे पीएफआरडीए के अध्यक्ष सीयू सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है, 2 दिन पहले नियुक्त किए गए हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी पूनम गुप्ता को ही नियुक्त किया गया है, परसों ही नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल लेटेस्ट हम यहाँ पे देखेंगे आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी का अध्यक्ष बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दें यार। ठीक है, सेबी के जो 11वें अध्यक्ष है वह तुहिन कांत पांडे बने हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जो है वह कौन बने हैं? वह बने हैं अजित रत्नाकर जोशी। ठीक है, पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। यूएसएनएचआई के निदेशक, यूएसएनएचआई का मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव जो है ये वहाँ का जो संस्था है नेशनल हेल्थ से रिलेटेड, उसके निदेशक एक भारतीय को डॉक्टर जय भट्टाचार्य को बनाया गया है। यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इनको जो है वह वहाँ का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन जो है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है अमेरिका के। 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खान्ना बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन बने हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं 5 अप्रैल का करंट अफेयर्स आपको काफी बेस्ट लगा होगा। और बिल्कुल हम लोग ऐसे माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे सभी चीजें को डिस्कस किया। आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए 25 पेज ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 पेज में हमने यहाँ पे पूरा करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। और कंटेंट पूरा भर भर के, ऐसा नहीं कि कंटेंट में आपको कहीं कमी किया गया है, बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।